विश्व वंदनीय तथागत सम्यक संबुद्ध विश्वरत्न बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर और जिन जिन महापुरुषों ने और महानायिकाओं ने हमारे हक और अधिकार की लड़ाई लड़ी, उन सभी महापुरुषों को, महानायिकाओं को मैं नमन करता हूँ, नमन अर्पण करता हूँ। मंच पर उपस्थित वंदनीय भिक्षुगण, मंच पर उपस्थित आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष डॉक्टर सतीश राणा जी, मंच पर उपस्थित आज जिन्होंने अपने यहाँ पर वक्तव्य रखे प्रोफेसर रविकांत जी, आलोक गोयल जी, मंच पर उपस्थित सभी मान्यवर, सबके नाम लेने में मैं समय बर्बाद नहीं करना चाहता। आप लोग भी बहुत देर से, सुबह से आप लोग यहाँ पर बैठे हुए हो। एक सेकंड में आप लोगों का लेना चाहूँगा बस। आज 24 सितंबर है। बहुत लोगों ने अपने वक्तव्य से कहा कि आज के दिन पूना पैक्ट साइन हुआ था। बाबा साहब को मानने वाले लोग आज के इस दिन को ब्लैक डे, काला दिन के नाम से ही जानते हैं और आज संडे भी है। बहुत देर से आप लोग बिना खाए यहाँ पर बैठे हुए हो। ब्रिटिश काल में 16-16 घंटे काम करने की उस समय की प्रथा थी। बाबा साहब को जब लेबर मिनिस्टर बनने का मौका मिला तो बाबा साहब ने इस नौकरी का जो कार्य समय था वो 16 घंटे से 8 घंटे कराया। और उस समय संडे को कोई छुट्टी नहीं हुआ करती थी, कोई रविवार की छुट्टी नहीं हुआ करती थी। बाबा साहब ने इस रविवार के दिन को, इतवार को, संडे को छुट्टी का नियोजन किया ताकि हमारे समाज के लोग इकट्ठा बैठें और उनके हालातों पर चर्चा करें, उनके समस्याओं पर चर्चा करें और वहाँ से वो लोग अपनी योजनाएं बनाएं। इसलिए बाबा साहब ने हफ्ते में एक दिन हम लोगों को ये छुट्टी दी है। तो आज का ये दिन, संडे की जो छुट्टी है, या आज हम लोग थोड़ा सा एक दिन का लंच स्किप करके हमारी समस्या क्या है उसके ऊपर बात करेंगे। हमारे लोगों ने इस दिन को, संडे को, बाबा साहब ने इस आशा और विश्वास के साथ संडे को छुट्टी दी थी कि हमारे लोग इसको मिशन का डे बनाएंगे। लेकिन हमारे लोग थैली लेकर सुबह से मटन के लाइन में लग जाते हैं। तो हमारे लोगों ने इसको मटन डे बना दिया है, हम लोगों को इसको फिर से मिशन डे बना रहे हैं। तो आप लोग आज, क्योंकि मैं भी जो थोड़ा सा स्नैक्स मिला है वही हम लोग खा रहे हैं, तो आज थोड़ी देर के लिए आप लोग भी सहन कीजिए, क्योंकि मेरी ये बातें किसी टीवी पर आपको सुनाई नहीं देगी, किसी न्यूज़पेपर में छाप नहीं सकते। इसलिए हम लोग ही लोगों में जाकर ये बातें कर रहे हैं। डॉक्टर सतीश राणा जी और हमारे कल्याण के जो साथी हैं, बम्बई के साथी हैं जो रेलवे में काम करते हैं, उन्होंने आज के इस कार्यक्रम का न्योता दिया। हालांकि आज का ये प्रोग्राम मेरा कर्नाटक में 24 सितंबर ब्लैक डे, पूना करार का दिन पहले ही तय था। लेकिन जब पता चला कि यहाँ आज शिक्षा को बढ़ावा देने वाले लोगों का सत्कार होने वाला है और लोगों में ये बातें हम लोगों को बतानी है, तो मैंने उस कार्यक्रम को, क्योंकि मैं पिछले साल भी इसी कार्यक्रम में कर्नाटक में था, तो मैंने कहा कि इस विषय में मैंने ऑलरेडी बात रखी है, तो मैंने आज गोरखपुर में आना पसंद किया, क्योंकि यहाँ पर शिक्षा के ऊपर बात यहाँ पर होने वाली है। तो शिक्षा से संबंधित लोगों की यहाँ पर सम्मान भी हुआ है। देखिए, बाबा साहब अम्बेडकर जी का जीवन का सबसे अहम हिस्सा शिक्षा के ऊपर रहा। बाबा साहब जब 4वीं या 7वीं कक्षा में थे, तब बाबा साहब के जीवन का एक प्रसंग बताना चाहूँगा। जब बाबा साहब की क्लास स्कूल में जब जाया करते थे, सभी को पता है, हमारे महाराष्ट्र में उसको मैट क्या कहते हैं, हम लोग गोनी कहते हैं, बोरी कहते हो, आप लोग बोरी कहते हो, आटे की या चावल की वो बोरी होती है। उस समय बाबा साहब को जमीन पर भी बैठने की अनुमति नहीं थी, क्योंकि जमीन पर बैठ गई तो पॉल्यूट हो जाएगी, क्या कहते हो आप लोग, वो मैली, अपवित्र हो जाएगी, जमीन भी अपवित्र हो जाएगी। इसलिए बाबा साहब को अपने घर से अपनी अलग से एक बोरी लानी पड़ती थी और वो बिछाकर स्कूल के क्लासरूम के बाहर बैठना पड़ता था। और जब क्लास टीचर
पूरे कक्षा को पूछता था, जैसे आज भी हमारे स्कूल में बच्चों को पूछा जाता है कि इस सवाल का जवाब किसको आता है, तो उसी तरह से वो शिक्षक क्लास रूम को पूछता था कि इस सवाल का जवाब किसको आता है। तो छोटे से विभा का हाथ, बाबा साहब का बचपन का नाम विभा था, हाथ ऊपर जाता था कि मुझे इस सवाल का जवाब आता है। अब भीड़ में से किसने हाथ खड़ा किया है ये शिक्षक को पता नहीं होता था कि किसने हाथ खड़ा किया। तो शिक्षक ने कहा कि आओ और बोर्ड पे जो सवाल लिखा है उसको सॉल्व करो। तो बाबा साहब जैसे ही अपने आसन से उठे और उस सवाल का जवाब देने के लिए उस ब्लैक बोर्ड की ओर चलने लगे, पूरा क्लासरूम, पूरे क्लास के बच्चे उठकर खड़े हो गए और उस शिक्षक के ओर दौड़ते हुए वहां पर गए और शिक्षक को धमकाकर उन्होंने कहा कि खबरदार उस विभा ने अगर उस ब्लैक बोर्ड को हाथ लगाया तो उस ब्लैक बोर्ड के पीछे हमारे खाने के जो टिफिन है वो रखे हुए हैं, और अगर इस बच्चे ने, इस विभा ने उस ब्लैक बोर्ड को हाथ लगाया तो उस ब्लैक बोर्ड के पीछे रखे हुए हमारे जो टिफिन है वो अब अपवित्र हो जाएंगे। बाबा साहब की जाति के वजह से बाबा साहब को कभी भी स्कूल में सवालों का जवाब देने नहीं दिया गया। सवालों के जवाब आने के बावजूद भी बाबा साहब को उन सवालों का जवाब देने नहीं दिया गया। लेकिन उस बच्चे ने हार नहीं मानी। बाबा साहब ने अपने जीवन में पढ़ाई को कभी अंतर नहीं दिया, पढ़ाई को कभी त्यागा नहीं। बाबा साहब घर पर जाकर पढ़ाई करते थे। उनके पिताजी सूबेदार मेजर रामजी अंबेडकर बाबा साहब को रात को 2 बजे उठाकर पढ़ाया करते थे। रात को 2 बजे उठाकर सारे सवालों के जवाब बाबा साहब से तैयार करवाते थे। और उसी बच्चे ने जब इस देश को आजादी देने का जब पहल शुरू हुई और देश के सामने सवाल खड़ा हुआ कि अंग्रेज जाने के बाद ये देश चलेगा कैसे, ये देश चलाने के लिए संविधान होने की, निर्माण करने की जरूरत है, तो इस देश का संविधान निर्माण कौन करेगा, ये सवाल जब देश के सामने खड़ा हुआ तो जिस बच्चे को स्कूल में 7वीं कक्षा में, 4थी कक्षा में सवालों का जवाब नहीं देने मिलता था, उसी बच्चे ने देश को, इस देश का संविधान कौन निर्माण करके देगा, ये सवाल का जवाब बाबा साहब ने दिया। ये केवल शिक्षा के माध्यम से हो पाया। जब बाबा साहब लंदन में पढ़ाई करने के लिए जाया करते थे, जब अपने LSE में जाया करते थे, लंदन में रहा करते थे, वहां पे मैं जाके आया हूं, ग्रेज इन लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, और जो बाबा साहब का घर वहां पर था, वहां से पैदल बाबा साहब ये सारा सफर तय किया करते थे। उस लाइब्रेरी में, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के लाइब्रेरी में सबसे पहले पहुंचने वाली व्यक्ति डॉक्टर BR अंबेडकर, बाबा साहब अंबेडकर हुआ करते थे। सबसे पहले और सबसे आखिरी बाहर, उस लाइब्रेरी से बाहर आने वाली व्यक्ति बाबा साहब अंबेडकर हुआ करते थे। उस लाइब्रेरी का एक नियम था कि अंदर बैठकर कोई खाना नहीं खा सकता। अगर कुछ खाना है तो बाहर जाकर अपना खाना खत्म करो और फिर आकर अंदर पढ़ाई करो। बाबा साहब क्या करते थे कि पढ़ाई में खंड ना हो, व्यत्यय ना आए, इसलिए किताब के पीछे छुपकर एक ब्रेड का टुकड़ा बाबा साहब लाया करते थे। ब्रेड का टुकड़ा, वो ब्रेड का टुकड़ा छुपा छुपा कर खाते थे ताकि मेरी पढ़ाई में व्यत्यय ना आए। एक दिन उस लाइब्रेरी ने देख लिया कि बाबा साहब यानी डॉक्टर अंबेडकर अंदर बैठकर कुछ खा रहे हैं। वो लाइब्रेरियन बाबा साहब के पास आया, बाबा साहब से कहा कि डॉक्टर अंबेडकर, उस समय बाबा साहब डॉक्टरेट नहीं थे, लेकिन बाबा साहब से कहा कि अगर आपको आपका खाना खाना है तो आप बाहर जाइए, अपना खाना खत्म कीजिए और फिर अंदर आकर पढ़ाई कीजिए, मैं आपको अंदर बैठकर खाने नहीं दूंगा। दूसरे दिन बाबा साहब ने क्या किया पता है? दूसरे दिन बाबा साहब अंबेडकर जो एक ब्रेड का टुकड़ा लाया करते थे, बाबा साहब ने वो एक ब्रेड का टुकड़ा लाना छोड़ दिया, लेकिन अपनी पढ़ाई में उन्होंने अंतर नहीं दिया, अपनी पढ़ाई करना नहीं छोड़ा। इस तरह से बाबा साहब अंबेडकर जी ने अपने जीवन में पढ़ाई को, शिक्षा को बहुत महत्व बाबा साहब ने दिया हुआ। जब बाबा साहब अंबेडकर जी ने उनके जीवन की सबसे पहली संस्था बनाई, ऑर्गेनाइजेशन बनाया, बहिष्कृत हितकारिणी सभा, 1924 में बाबा साहब अंबेडकर जी ने इस संस्था का गठन किया और इस संस्था का एक ब्रीद वाक्य दिया
इस संस्था का ब्रीद वाक्य इंग्लिश में था, अंग्रेजी में था, टू एजुकेट, टू एजिटेट एंड टू ऑर्गेनाइज। ये 3 शब्द हम लोगों के जीवन में हम लोगों ने रटे हुए, सबको पता है, टू एजुकेट, टू एजिटेट एंड ऑर्गेनाइज। इसका हिंदी में अनुवाद क्या है? शिक्षित बनो, संघर्ष करो, संगठित रहो। यही है? कुछ मैं गलत बोल रहा हूं इसमें? कोई गलत नहीं बोल रहा हूं। शिक्षित बनो, संघर्ष करो, संगठित रहो। बाबा साहब ने अपने जीवन में कभी भी ये नहीं कहा। बाबा साहब ने जो इंग्लिश में कहा, टू एजुकेट, टू एजिटेट एंड टू ऑर्गेनाइज, इसका हिंदी अनुवाद हम लोगों ने गलत कर लिया, शिक्षित बनो कर लिया। बाबा साहब ने कभी नहीं कहा कि शिक्षित बनो, बाबा साहब ने कहा शिक्षित करो, लोगों को शिक्षित करो। हमने क्या किया? बाबा साहब ने कहा शिक्षित बनो, तो मैंने क्या किया? 10वीं पास कर ली, 12वीं पास कर ली, ग्रेजुएशन कर लिया, पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिया, नौकरी कर ली। बाबा साहब ने कहा शिक्षित बनो, मैं शिक्षित बन गया। बाबा साहब ने कभी आपको शिक्षित बनने के लिए नहीं कहा, बाबा साहब ने शिक्षित करने के लिए कहा। शिक्षित बनने और शिक्षित करने में एक छोटा सा अंतर है। शिक्षित बनने में वो शिक्षा का इस्तेमाल मैं सिर्फ अपने लिए, अपने बीवी बच्चों के लिए और अपने परिवार के लिए इतना ही सीमित करता हूं। लेकिन शिक्षित करने वाला व्यक्ति वो भी 10वीं पास होता है, 12वीं पास होता है, ग्रेजुएट होता है, पोस्ट ग्रेजुएट होता है, डॉक्टरेट होता है, क्योंकि मुझे बाबा साहब ने कहा है शिक्षित करना। इसलिए वो अपने शिक्षा का इस्तेमाल सिर्फ अपने बीवी बच्चे तक नहीं सीमित रखता, वो अपने समाज में जाता है और लोगों को शिक्षित करता है। हमने बाबा साहब के अनुवाद को गलत कर लिया और अब उस शिक्षा का इस्तेमाल सिर्फ अपने बीवी बच्चों और परिवार तक ही कर रहे हैं। बाबा साहब ने यह शिक्षा अपने परिवार के लिए हासिल करो इसलिए नहीं कहा। जो गौर गरीब समाज है, अनपढ़ समाज है, वो अगर स्कूल में नहीं जा सकता, कॉलेज की दहलीज नहीं चढ़ सकता, तो ये हमारा काम है कि उस गांव गांव में जाए और लोगों को शिक्षित करने का काम ये हमारा है। ये जिम्मेदारी बाबा साहब ने हमें दी हुई। लेकिन हम आज भी बाबा साहब के इन उसूलों के ऊपर हम नहीं चल रहे। बाबा साहब अंबेडकर जी ने इस देश में हम लोगों को शिक्षा प्राप्त हो, हम लोगों को पढ़ाई प्राप्त हो, इसलिए बाबा साहब ने संघर्ष किया। आज भी देखिए, जिन बाबा साहब को कभी स्कूल के दरवाजे के बाहर बिठाया करते थे, उन्हीं बाबा साहब ने इस देश का ऐसा संविधान रच दिया, ऐसा संविधान बनाया। आज सिर्फ भारत के ही नहीं, वर्ल्ड के टॉप यूनिवर्सिटीज में आज बाबा साहब अंबेडकर जी के चेयर्स यानी बाबा साहब अंबेडकर जी पे रिसर्च सेंटर्स है, बाबा साहब के स्टैच्यूज हैं। कोलंबिया यूनिवर्सिटी में है, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में है, ऑस्ट्रेलिया में है, कनाडा में बाबा साहब के सारे यूनिवर्सिटीज में बाबा साहब के बस्ट, बाबा साहब की मूर्तियां वहां पर लगी हुई। तो आज इस शिक्षा के बदौलत ही हम लोग ये मुकाम हासिल कर पाए। लेकिन हमारा कर्तव्य है, यह हमारा कर्तव्य है कि अगली पीढ़ी तक हम लोगों को ये शिक्षा का प्रचार और प्रसार आगे चल के हम लोगों को करना है। आज न्यू एजुकेशन पॉलिसी इस देश में अनेक राज्यों में लागू हो चुकी है, कल को उत्तर प्रदेश में भी लागू होगी, मध्य प्रदेश में लागू हो चुकी है। मनुस्मृति एक नए माध्यम से फिर से हमारे लोगों के बीच आना शुरू हो चुकी है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी में 5वीं के बच्चे को यह पूछा जाएगा कि वोकेशनल ट्रेनिंग के माध्यम से इन शाखाओं में से तुम कौन सी शाखा लेना पसंद करोगे। शाखा कौन सी है? इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, प्लम्बिंग, कारपेंट्री, ये 5वीं के बच्चे को पूछा जाएगा। अब 5वीं के बच्चे को यहां पर 12वीं कक्षा पास होने के बाद बच्चों को पता नहीं होता कि मुझे साइंस लेना है, मुझे कॉमर्स में जाना है, इंजीनियरिंग करनी है या मैनेजमेंट में जाना है। ये 12वीं के बच्चों को पता नहीं होता। यहां 5वीं के बच्चे को पूछा जाएगा कि इन स्ट्रीम में से तुझे कौन सी लेनी है। तो वो घर पे जाएगा, घर पे माता पिता को पूछेगा कि मुझे स्कूल में ये चुनने को बोला है, मैं इसमें से कौन सा क्षेत्र चुनूं, कारपेंट्री चुनूं, प्लम्बिंग चुनूं, मैकेनिक बनने का चुनूं, क्या चुनूं। अगर पिता कारपेंटर है तो पिता बोलेगा
कि मुझे बाकी के क्षेत्र के बारे में पता नहीं है, मुझे कारपेंट्री के बारे में पता है, एक काम कर, तू कारपेंट्री चुन। मनु का कानून क्या कहता है? मनु का कानून कहता है कि चमार का बेटा चमार बनेगा, नाई का बेटा नाई बनेगा, गड़ियारा का बेटा गड़ियारा बनेगा। मनु का कानून कहता है कि जो जिस जाति में पैदा हुआ है, जिस जाति को जो काम निर्धारित करके दिया हुआ है, वो व्यक्ति वही काम करेगा। यह मनु का कानून कहता है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी क्या कहती है? न्यू एजुकेशन पॉलिसी कहती है कि अगर बाप कारपेंटर है तो बेटा भी कारपेंटर ही बनेगा। यह मनु का कानून कहता है, यह न्यू एजुकेशन पॉलिसी कहता है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी और मनु का कानून कोई अलग नहीं है, ये एक ही कानून फिर से इस देश में लागू होने जा रहा है। आप लोगों ने कहा कि 75 साल हो गए, आज हमारी स्कूलें नहीं है। 75 साल होने के बावजूद भी आज हमको हमारा कार्यक्रम इस मैरिज हॉल में लेने की नौबत आई। आज अगर हमारी यहाँ यूनिवर्सिटी होती, हमारे स्कूल होते, कॉलेज होते, तो हम हमारी बातें हमारे 4 दीवारी के अंदर कह सकते थे। किसी ने कहा कि हमारे यहाँ पर एबीवीपी के लोग भी बैठकर सुन रहे होंगे। मुझे बताओ, क्या आरएसएस के कैंप में क्या पढ़ाया जाता है? यहाँ के किसी को, एक व्यक्ति को भी पता है? पता है आप लोगों को कि आरएसएस के शाखाओं में क्या पढ़ाया जाता है? उनकी इतनों सी भी जानकारी लोगों तक नहीं आती कि आरएसएस के कैंप में पढ़ाया क्या जाता है। और हम क्या प्लानिंग करते हैं, ये बीच चौराहे में खड़े होकर माइक पे बोलते रहते हैं, माइक पे बोलते। क्यों? क्योंकि हमने अपनी यंत्रणाएं नहीं बनाई। मैं आपको बाबा साहब का एक स्पीच थोड़ा सा याद दिलाना चाहूंगा। बाबा साहब अंबेडकर जी के पिताजी मिलिट्री में थे, सूबेदार थे, मेजर थे। अंग्रेजों ने उस समय जब पेशवा रूल खत्म हो रहा था, तो पेशवाओं ने एक कंडीशन रखी। उन्होंने कहा कि ठीक है, हम अपना साम्राज्य समेटने को तैयार है, लेकिन हम आपसे एक विनती करना चाहते हैं कि जिन अछूतों की भर्ती की वजह से हम लोगों को पराजित होना पड़ा, उन अछूतों की एंट्री मिलिट्री में बंद करो। अब अंग्रेज तो हमारे कोई सगे थे नहीं, उन्होंने कहा ठीक है, और उन्होंने जो अछूतों की भर्ती थी मिलिट्री में वो बंद कर दी। इसका दुष्परिणाम यह हुआ कि बाबा साहब अंबेडकर जी के पिता की नौकरी भी चली गई, क्योंकि अचानक अनटचेबल्स की एंट्री मिलिट्री से बंद हो रही थी। बाबा साहब के पिताजी को वॉलेंटरली, कंपल्सरीली रिटायरमेंट लेनी पड़ी। अब उनकी नौकरी चली गई, तो उनके पिताजी, बाबा साहब अंबेडकर जी के पिताजी, जब उनकी नौकरी चली गई, तब वो ब्रिटिशरों को यह साबित करने में उन्होंने एक मूवमेंट खड़ी की कि हम आपके पक्ष से लड़े हैं, आपके पक्ष से लड़कर हम लोगों ने विजय हासिल किया है, और आप हमारे ही बटालियन बंद कर रहे हो। बाबा साहब के पिताजी ने यह बटालियन शुरू करवाने के लिए बहुत बड़ा संघर्ष किया, लेकिन उनके जीवितपन में यह बटालियन शुरू नहीं हो पाई। जब बाबा साहब पढ़ाई लिखाई करके भारत लौटे, तब बाबा साहब को अपने पिता का यह संघर्ष याद था। बाबा साहब अंबेडकर जी ने अपने पिता की यह मूवमेंट आगे बढ़ाई, और बाबा साहब अंबेडकर जी ने महाराष्ट्र के भीमा कोरेगांव का जो विजय स्तंभ है यह ढूंढ निकाला, और बाबा साहब ने अंग्रेजों को साबित करके दिखाया कि यह स्तंभ, यह आप लोगों ने हमारे शौर्य की गाथा के लिए आपने बनाकर दिया हुआ है। हम 500 योद्धाओं लड़े हैं, तब जाके 35,000 पेशवाओं को हमने हराया। यह हमारा सबूत है, यह सबूत है, यह विजय स्तंभ, यह शौर्य स्तंभ आपने हमारे याद में बनाया हुआ है। अंग्रेजों ने बाबा साहब की इस बात को माना, और अनटचेबल्स की जो एंट्री अंग्रेजों ने बंद कर दी थी, बाबा साहब अंबेडकर जी के वजह से वो एंट्री फिर से शुरू हुई। वो आज भी शुरू है। महार बटालियन आज भी भारत में काम करती है। ये होने के बाद वहां के सैनिकों ने, बाबा साहब के पिताजी के साथियों ने, बाबा साहब के साथ के साथियों ने बाबा साहब का सत्कार सम्मान समारोह आयोजित किया कि बाबा साहब अपने विजय हासिल की है, आपका सत्कार करने जा रहे हैं। तब बाबा साहब ने एक स्पीच दिया है। बाबा साहब कहते हैं कि अंग्रेजों के आने के माध्यम से हमारे जीवन में 2 बदलाव हुए। एक, इतने सालों से हम लोगों को शिक्षा के दरवाजे बंद थे, वो शिक्षा के दरवाजे हमारे लिए खुल गए।
क्योंकि जैसे ही अंग्रेज भारत में आए, उनको यहां पर लोगों की जरूरत थी, पढ़े लिखे लोगों की जरूरत थी, लड़ाकू लोगों की जरूरत थी, और उन्होंने पढ़ाई लिखाई के दरवाजे और नौकरी के दरवाजे खोल दिए। और जैसे ही ये वंचित समुदाय, जो हजारों सालों से पढ़ाई लिखाई नहीं कर सकता था, नौकरी नहीं कर सकता था, हथियार नहीं रख सकता था, उनको जब ये अपॉर्चुनिटी दिखी, सबसे पहले वो अंग्रेज सेना में भर्ती हो गए और उनको नौकरी हासिल हुई। नौकरी हासिल होने के बाद दूसरा बदलाव हुआ कि उनको पैसे मिलना शुरू हो गए, सैलरी मिलना शुरू हो गई। और अंग्रेजों का रूल था कि हर सैनिक के बच्चों को कंपलसरी पढ़ाई लिखाई करनी होगी। अगर वो नहीं पढ़ते हैं तो पिता के या जो भी नौकरी कर रहा है उसके महीने के पगार से पैसे कट होंगे। अब जबरदस्ती बच्चों को पढ़ना शुरू हो गया। तो दो बदलाव शुरू हो गए, पढ़ाई लिखाई के दरवाजे शुरू हो गए और पैसे हम लोगों को मिलना शुरू हो। बाबा साहब की पहली नौकरी भी मिलिट्री की है। बाबा साहब की नौकरी मिलिट्री की, यानी वो एक जनरेशन। बाबा साहब के पिताजी मिलिट्री में थे, उनकी दूसरी जनरेशन। उनके दादाजी भी मिलिट्री में थे, तीसरी जनरेशन। और उनके परदादा भी मिलिट्री में थे। तो 4 जनरेशन मुझे पता है इस हमारे फैमिली की जो मिलिट्री में थे। ये तो हमारे राजनेताओं ने बाबा साहब को राजनेता बना दिया है, वरना मैं किसी पॉलिटिकल घराने से नहीं हूं, मैं लड़ाकू घराने से हूं। मैं मिलिट्री के घराने से हूं। मेरे दादा परदादा परदादा के परदादा, हम लोग लड़ाकू घराने से हैं। बाबा साहब ने हु वेयर महार्स नाम का एक ऐसे लिखा और उसमें बाबा साहब लिखते हैं कि ये महार है कौन? हु वेयर महार्स। बाबा साहब लिखते हैं कि महार नाम का नाम, ये जात, ये कहीं पर श्रुति में नहीं है, मनुस्मृति में नहीं है, वेदों में नहीं है, ये नाम ही कहीं पर नहीं है। जब इस नाम से कहीं उल्लेख ही नहीं है, मनुस्मृति में महार शब्द नहीं है, गीता में महार शब्द नहीं है, वेदों में महार शब्द नहीं है, तो बाबा साहब लिखते हैं अगर ये शब्द ही कहीं नहीं है तो हु वेयर महार्स, हम है कौन? ये शब्द तो अभी अभी इस्तेमाल में लाया गया है 10वीं सदी के बाद से। तो अगर 10वीं सदी के बाद से ये शब्द का नाम, ये नाम का प्रचार शुरू हुआ है, तो हम है कौन? हमारा नाम क्या है? हमारे पूर्वज कौन थे? आज भी बाबा साहब के पिताजी का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में उल्लेख है, रामनाक मालनाक। ये नाक है, ओरिजिनल है नाग। बाबा साहब कहते हैं हम महार वहार नहीं हैं, आप लोग भी कोई चमार, जाटव, गड़ियारा, वाल्मीकि ये नहीं हो। ये अभी अभी दिए गए नाम है, ये अभी अभी दिए गए नाम है। तो हम लोग है कौन? हम लोग इस देश में जब बुद्ध को, तथागत बुद्ध को इस देश में ब्राह्मण मारने की साजिश करते थे, जब तथागत बुद्ध ध्यानस्थ हुआ करते थे, ध्यान साधना करते थे, तो ब्राह्मण इनकी हत्या करने की साजिश किया करते थे। और उस समय जब बुद्ध को मारने की साजिश होती थी तो नाग नाम के लोग बुद्ध की रक्षा करने के लिए खड़े होते थे। हम बुद्ध के प्रचारक नहीं हैं, हम बुद्ध की जान बचाने वाले लोग हैं, बुद्ध के रक्षणकर्ता लोग हैं। और हम ही वो लोग हैं जो अफगानिस्तान तक जाकर बुद्ध के धर्म का प्रचार और प्रसार करने वाले इस देश के नागवंश के लोग हम लोग हैं। ये बाबा साहब ने हुए महार्स में हम लोगों को अपनी पहचान करा के दी। जब बाबा साहब ने यह हमें पहचान करा के दी, बाबा साहब कहते हैं कि जब अंग्रेजों के माध्यम से ये सारी सुविधा हम लोगों को मिल रही थी, 4 पीढ़ियों से मिल रही थी, तब हमने इस शिक्षा का इस्तेमाल, इस पैसों का इस्तेमाल, इन सैलरी का इस्तेमाल हमने अपनी व्यवस्था खड़ी करने के लिए क्यों नहीं किया? 4 पीढ़ियों से पैसा मिल रहा है ना, 4 पीढ़ियों से शिक्षा मिल रही थी, 4 पीढ़ियों से सैलरी मिल रही थी, तो उस सैलरी को बचा बचा कर हमने अपनी स्कूल क्यों नहीं बनाई? उस शिक्षा का इस्तेमाल हमने अपने लोगों को जागृत करने के लिए क्यों नहीं किया?
ये सवाल बाबा साहब ने उस समय पूछा, ये सवाल आज भी बाबा साहब हमें पूछ रहे हैं कि संविधान के माध्यम से हमें शिक्षा के दरवाजे खुल गए, संविधान के माध्यम से हमें नौकरियां मिलना शुरू हो गई, संविधान के माध्यम से हमें पैसे मिल रहे हैं। संविधान कितने साल का है? 74 ईयर्स। अंग्रेजों के शासन में हमारी 4 पीढ़ियां वहां पर थी, तो संविधान के शासन में हमारी कितनी पीढ़ियां है? 1। क्योंकि अगर उस समय 1950 में कोई बच्चा पैदा हुआ है तो आज 74 ईयर्स का है, तो एक ही जनरेशन अभी बाहर आ रही है संविधान के दायरे से और दूसरी जनरेशन एंटर हो रही है। संविधान 5000 साल 2000 साल का नहीं हुआ है, सिर्फ एक जनरेशन ही अभी तक इस संविधान का इस्तेमाल कर पाई है, सेकेंड जनरेशन तो एंट्री कर रही है। तो एक जनरेशन में, एक ही जनरेशन में इतना बड़ा बदलाव आ चुका है, इतना बड़ा बदलाव सिर्फ 75 साल में। 75 साल भी नहीं हुआ है, मैं आसानी के लिए इस 75 साल का उल्लेख कर रहा हूं। कितना बड़ा बदलाव हुआ है पता है 75 साल में? क्यों आपके उत्तर प्रदेश से, वो उस बाबा का नाम मैं भूल गया, वो कह रहा है कि हम नया संविधान बनाएंगे, कोई मांडलेश्वर कुछ नाम था शायद से उसका। क्यों दिक्कत है इनको? नहीं, बागेश्वर वो तो एमपी वाला या यूपी वाला, मांडलेश्वर नाम का कोई था, वो कह रहे कि हम देश का संविधान बदलना चाहते हैं और धर्म के आधार पर संविधान लाना चाहते हैं, धर्म अधिष्ठित संविधान। इनको संविधान से दिक्कत क्या है? क्या संविधान का कोई भी एक आर्टिकल इस देश के प्रधानमंत्री को काम करने से रोक रहा है क्या? कि नहीं ये काम नहीं कर सकते हो, ये काम नहीं कर सकते हो। पूरी संसद आपकी, पूरा राज्यसभा आपका, पूरी सुप्रीम कोर्ट आपकी, पूरा मीडिया आपका, पूरा देश आपके हाथ में है, फिर भी आपको संविधान बदलना है। क्यों? इनको संविधान से इतनी नफरत क्यों है? ये संविधान से इतनी नफरत क्यों करते हैं? इसका जीता जागता उदाहरण मैं बाबा साहब के ही जीवन के प्रसंग से देना चाहता हूं। बाबा साहब जब छोटे थे, मेरे ख्याल से 7वीं 8वीं कक्षा में थे, बड़े हो चुके थे, समझदार हो चुके थे। उनके पिताजी मिलिट्री में थे। मिलिट्री के लोगों की कार्य व्यवस्था आपको पता है, महीने महीने घर नहीं आते, 6-6 महीने घर नहीं आते। बाबा साहब के पिताजी की पोस्टिंग्स अलग अलग जगहों पर हुआ करती थी। पिता को भी याद आती थी, मेरे बच्चों को देखना है, विवाह को देखना है। तो जब बाबा साहब के पिता की पोस्टिंग घर से कुछ नजदीक हुई, 100-200 किलोमीटर दूरी पर, तो पिता को लगा क्यों ना अपने बच्चे